Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th June 2025. 20 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की, जिसमें इसराइल ने कहा है कि खोमेनी कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। Now the Israel has made it clear that its main aim is to मतलब delete actually Ayatollah Khomeini from the existence. So कल भी अटैक किया था इसराइल ने, और इसके अलावा ईरान ने भी रिवर्ट बैक किया, जिसके कारण एक हॉस्पिटल में अटैक कर दिया इसराइल के, जहाँ पे कई लोग, आई थिंक 40 करीब लोग वहाँ पे घायल हो गए हैं। एंड इसके अलावा एक न्यूक्लियर फैसिलिटी का भी नाम आया था, जिसका नाम है अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो देखो, जैसे अभी हम जो इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे आपको न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के नाम आएंगे। मैं एक बार वो समराइज करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को पता रहे कौन कौन से हैं। तो अगर अराक का भी आता है, अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी, दैट इज़ ईरान। देन नतांज का ही एक्चुअली पार्ट अराक, तो नतांज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईरान। देन फोर्डो की फैसिलिटी है, जो कि ज़मीन के अंदर है, जिसके लिए बंकर बस्टर की बात चल रही थी। तो फोर्डो इज देयर। देन इस्फहान, एक अनदर वन इज देयर, इस्फहान न्यूक्लियर। तो ये अराक, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, इस तरीके के अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के नाम आते हैं तो दे आर ईरानियन फैसिलिटीज़, जो कि अभी वॉर के कारण हाईलाइट हुई हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल। आपको समझ में आ गया होगा। कल अराक और न्यूज़ में आ गया, जो मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। यहाँ पे दो न्यूज़ आर्टिकल हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्ट्राइक अगेंस्ट न्यू टनल इन हिमाचल इंटर 6th डे। तो बिलासपुर नाम की एक जगह है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे एक टनल को कन्वर्ट किया जा रहा था एज अ रेलवे स्टेशन। द टनल इज बीइंग डग बाय द रेलवेज। मतलब एक टनल, सॉरी, रेलवेज द्वारा एक टनल खोदी जा रही है। नाम है, जो जगह है वो है भानुपली बारी रेल लाइन। तो देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि नाम से जब मैं भानुपली बारी पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे इट्स नॉट अ नॉर्थ इंडियन नेम। नॉर्थ का नाम तो नहीं लग रहा था भानुपल्ली, क्योंकि पली को आप पल्ली और कुछ भी पढ़ सकते हो। तो इट 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 साउंड्स लाइक अ नेम फ्रॉम द सदर्न इंडिया। तो इस कारण से, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, मैंने सोचा कि इसको आप बता दूं आपको कि लोकेशन इसकी हिमाचल प्रदेश है ना। डू नॉट कंफ्यूज इट विद सम अदर स्टेट्स, है ना। तो हिमाचल प्रदेश है इसकी लोकेशन, सदर्न इंडिया का किसी स्टेट की लोकेशन मत कर देना। तो भानुपली बारी जो है, यहाँ पे रेलवेज ने टनल खोदना शुरू किया है। और लोगों का ये कहना है हिमाचल प्रदेश के, कि अगर आप ये टनल खोदते हो तो इट कैन हार्म द लोकल रेसिडेंट्स विच आर लिविंग नियर बाय, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आप समझ लेना, ठीक है। ये न्यूज़ इतनी खास थी क्योंकि इसका कोई जस्टिफाइड मेरे पास रेटिंग्स नहीं थी। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। न्यू बॉर्न इन केरला बीइंग ट्रीटेड फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बिफोर सिम्टम्स सेट इन। तो यहाँ पे बात चल रही है SMA नाम की एक बीमारी की, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस डिसीज, एक्चुअली में एक बहुत डेंजरस डिसीज है ये जेनेटिक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। इसको लिख लीजिए आप लोग अपने अपने नोट्स में, जेनेटिक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। प्राइमरीली ये इम्पैक्ट करता है मोटर न्यूरॉन्स को। अब मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स मतलब कि जो आपके मूवमेंट रिलेटेड न्यूरॉन्स हैं, मूवमेंट रिलेटेड, कॉग्निटिव, सॉरी, मूवमेंट रिलेटेड, है ना। आप जहाँ से हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली इसके लिए तो ये प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, फाइनली एट्रोफी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जेनेटिक मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक है तो कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता होगा। तो जेनेटिक म्यूटेशन होता है SMN1 जीन के अंतर्गत, याद रखिएगा। सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 जीन बोलते हैं इसको, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 जीन। और इसमें जब जेनेटिक म्यूटेशन होता है तब जाकर के ये बीमारी होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा। आई होप गॉट क्लैरिटी। एंड बोथ पेरेंट्स मस्ट बी द कैरियर्स, है ना, इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर। दोनों ही पेरेंट्स जब कैरियर्स होते तभी ये आती है। SMN1 जीन जो है, इट इज क्रूशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द SMN प्रोटीन। अब SMN प्रोटीन जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर मोटर न्यूरॉन्स। अगर SMN प्रोटीन आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो मोटर न्यूरॉन का डिजेनरेशन होगा, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी और श्रिंक हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, मेन रीजन है कि SMN प्रोटीन नहीं बन पाता है, ठीक है ना। SMN प्रोटीन नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि SMN1 जीन जो है उसका म्यूटेशन हो जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं
ASI to organize global meet on decoding the Indus Valley script। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 20 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में फॉर डिस्कसिंग द डिसिफरेंस ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट। आप सबको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो लार्जली कैसी थी, इट वॉज लार्जली पिक्टोग्राफिक। अगर आप पढ़ो यूपीएससी के लिए तैयारी किए हैं आप लोग तो पिक्टोग्राफिक है। इसके अलावा जो वहाँ पे राइटिंग थी वो कैसी थी, वो राइटिंग थी द राइटिंग ऑफ इंडस वैली वाज द बूस्ट्रोफेडॉन, है ना। एक टर्म और आता है बूस्ट्रोफेडॉन। बूस्ट्रोफेडॉन मतलब कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से लिखते हैं ये लोग, है ना। तो बूस्ट्रोफेडॉन राइटिंग थी और पिक्टोग्राफिक इसकी जो स्क्रिप्ट थी दैट वाज लार्जली पिक्टोग्राफिक। कहीं यूनिकॉर्न बनाया, कहीं बुल बनाया, कहीं कुछ बनाया। तो द रीज़न इज़ दैट कि इसी को अभी तक कोई डिसफर नहीं किया कर पाया, ठीक है ना। पिक्टोग्राफिक पिक्टोरियल साइंस थे एंड एक इसको लोगो सिलेबिक एक जो टर्म यूज़ किया है रिसर्चर्स ने इस इसकी स्क्रिप्ट के लिए, वो है लोगो सिलेबिक, यानी कि ज़्यादातर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का ही यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लोगो सिलेबिक वर्ड भी ज़रूर आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। एससीओ के बारे में आया था, तो एससीओ के बारे में आपको बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी पार्टिसिपेट करेंगे एससीओ में, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में। एससीओ का फॉर्मेशन आप सबको पता होगा 2001 में हुआ था। 2001 में एससीओ का फॉर्मेशन हुआ था। एंड एक एससीओ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो लेटेस्ट 4 मतलब है, तो पहले याद रखिएगा लेटेस्ट 4 मेंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो था पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया 2 लेटेस्ट मेंबर थे। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट 2 आए हैं, क्योंकि टोटल मेंबरशिप लगभग 10 हो गई है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इनिशियल 6 मेंबर्स के नाम आप मुझे बता देना, है ना। जैसे जिसमें आपको चाइना पता है, जिसमें आपको रशिया पता है, जिसमें आपको तजिकिस्तान पता है ना, जिसमें आपको मतलब उज़्बेकिस्तान पता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने 4-5 नाम तो और बता दिया आपको, तो ये आप देख लेना कि कौन कौन से हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कौन सा मेंबर है, आप बस इतना मुझे बता दो, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेटेस्ट 2 मेंबर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ईरान विकेम मेंबर एंड द लेटेस्ट वन इज जो 10th मेंबर था वो था बेलारूस। तो ये जरूर लिख लीजिएगा, ईरान एंड बेलारूस आर द मेंबर्स, लेटेस्ट मेंबर्स। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया जो थे दे वर ऑल्सो द मेंबर्स। एंड इसमें एक संस्था है एससीओ के अंतर्गत जो काम करती है, उसका नाम है रैट्स नाम की संस्था है। रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो रैट्स जो है ये इस एससीओ की स्पेशल मैकेनिज्म है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, द रैट्स मैकेनिज्म, यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर which is a mechanism of SCO to fight against the terrorism. I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लिया है ऑन स्किन डिसीजेज। याद रखेगा, वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी ने लैंडमार्क रेजोल्यूशन लिया स्किन डिसीजेज के ऊपर। देखो क्या होता था, अभी तक ज़्यादातर लोग स्किन डिसीजेज को कॉस्मेटिक डिसीजेज के रूप में ही ट्रीट करते थे, बट नाउ दे आर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक मेनेस के रूप में, स्पेशली जो अफ्रीकन रीजन है, इसीलिए कोट आइडिवोर और नाइजीरिया, टोगो, इन ऐसी कंट्रीज़ ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कि स्किन डिसीज एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रियोरिटी, स्किन डिसीज एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रियोरिटी। और इसको बेसिकली जो है अब ट्रीट करने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विच इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू एच ओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने इसको पास कर दिया, उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ब्लेम नॉट द मैसेंजर इन इंडियाज डिप्लोमेसी। अब यहाँ पे बात चल रहा है कि इंडिया की डिप्लोमेसी स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो देखो मैं आपको मेजर पॉइंट बता देता हूँ, ऑथर ने क्या बोला है, सुहासिनी हैदर ने आर्टिकल लिखा है। तो मेजर पॉइंट जो है वो बेसिकली 2 तरीके से उन्होंने बोले। पहला तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा गेन मिला है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। इसके आपको 2 से 3 बहुत प्राइम एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि आईएमएफ का उनको लोन देना। आईएमएफ ने पैसा दिया, स्पेशली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी समय चल रहा था, है ना। आसिफ मुनीर को अभी व्हाइट हाउस का इनविटेशन मिला है, आसिफ मुनीर हैज गॉट द व्हाइट हाउस इनविटेशन। प्लस
डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच में उसने कहा था कि आई लव पाकिस्तान। इसके अलावा उन्होंने चौथा पॉइंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेटेड टर्म में बोला कि मिलिट्री कैपेबिलिटी में दोनों इक्वल है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। तो ये चार जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज दैट इंडियन मतलब पाकिस्तान हैज गेन्ड सम ग्राउंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को थोड़ा सा फुटिंग और बढ़ा है। वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो एलाइज भी थे तो दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडियाज स्ट्राइक्स एंड दे वर नॉट वेरी वर्बल अबाउट दैट। बट के हाँ, पहलगांव के अटैक को उन्होंने ज़रूर अपोज किया था, बट इंडिया की जो स्ट्राइक्स थी और जो अटैक था ऑन पाकिस्तान उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि कहना चाहिए कि इंडिया की डिप्लोमेसी जहाँ पर थोड़ा सा वो हुई। देन सेकंड है कि इंडिया को भी रिट्रीट करना पड़ा फ्रॉम द अटैक। न केवल ये बल्कि हमने ये भी एक्सेप्ट किया कहीं ना कहीं अपने उसमें कि हमको जो एयर स्ट्राइक्स थी, जो हमारी एयर कैपेबिलिटी है, वहाँ पे हमको थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो वहाँ से भी हमारी थोड़ा डिप्लोमेटिक फुटिंग जो थी थोड़ा वीकर हुई थी। तो ऑथर ने ये भी कहा। इसके अलावा जो हमारे एलाइज हैं, कहना चाहिए वो हमारे एलाइज बहुत कम बचे हैं। स्पेशली जैसे अगर आप देखें तो टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट बहुत खुल के दिया था, एंड चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट बहुत खुल के दिया था। ओआईसी हो गई, अजरबैजान हो गया, मलेशिया हो गया, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुल के उनका सपोर्ट किया था। वहीं पे इंडिया का अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से कोई नाम ऐसे नहीं मिलेगा ना, मतलब यूएसए तक नहीं है, रशिया नहीं है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट किया गया हो, ठीक है ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इंडियाज इनएबिलिटी टू कैप्चर, एक और चीज़ ये थी कि पहलगाम में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनको हम कैप्चर भी नहीं कर पाए, है ना। तो दैट वाज बेसिकली मेनी क्वेश्चंस वर रेज्ड ऑन दैट एज वेल, है ना। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं हम पीओके के रिक्लेम कर लेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम रिक्लेम कर लेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो मेकिंग द इंटरनेशनल पार्टनर्स अनईजी। इसके अलावा इंडिया की जो न्यूट्रलिटी रही है, स्पेशली जो रशिया का अटैक हुआ, अभी आपने गाजा में उसका अटैक देखा, ईरान पे इसराइल का अटैक देखा, इन सब में इंडिया ने एक एब्सटेंशन और एकदम बहुत ज़्यादा न्यूट्रल स्टैंस ले लिया है। तो वहाँ से भी जो इरोड हुई है थोड़ा हमारी क्रेडिबिलिटी एज ए इंटरनेशनल लीडर, वो इरोड हुई। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकंड आर्टिकल जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस को लेकर के, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है, बस मतलब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे दो तरीके के रिफ्यूजीज की बात की जा रही है। रिफ्यूजी आप सबको पता है ना, जो अपने कंट्री में परसिक्यूशन झेल रहा हो और वहाँ से भग के आया हो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है रिफ्यूजी। तो अब ये पहला रिफ्यूजी जो ऑथर ने बात की वो है श्रीलंकन रिफ्यूजी, एंड सेकंड जो है वो है आपके तिब्बतन रिफ्यूजी। तो ऑथर ने दोनों के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस स्पेशल बताया है और श्रीलंकन रिफ्यूजीज के लिए कुछ अपील की है, तो वो बता देता हूँ। ऑथर ने बताया कि दोनों रिफ्यूजीज़ के नंबर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, चाहे वो श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ की बात हो चाहे वो तिब्बतन रिफ्यूजीज़ की बात हो। लेकिन डिफरेंस प्राइमरी ये है कि तिब्बतन रिफ्यूजीज़ के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है जिसको हम बोलते हैं तिब्बतन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ 2014। देख लीजिए, लिखा भी है तिब्बतन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ 2014। यहाँ पे ये जो हमने बनाया ना, तो इससे क्या होता है कि तिब्बतन रिफ्यूजीज़ का बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशन करने के लिए प्रयासरत रहती है। वहीं पे जब श्रीलंकन रेफ्यूजीज की बात आती है तो जो मेजर गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन रहता है वो रहता है डिपोर्टेशन, है ना। डिपोर्टेशन इज द ओनली सोल्यूशन विच द गवर्नमेंट हैज। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया इस तरीके का कोई मैकेनिज्म जो है वो श्रीलंकन रेफ्यूजीज के लिए भी बनाया जा सकता है, तो काइंडली लुक फॉर दैट। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट, बहुत सरल भाषा में बहुत पूरा आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, नहीं तो अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन है वो आर्टिकल, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे जापान बैक टू लॉन्ग टर्म एलएनजी डील्स इन एआई बूम। अब यहाँ पे एआई बूम के कारण जापान को एलएनजी की तरफ और जाना पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि पहले जापान ने सोचा था कि उनका जो पावर कंजम्पशन है वो डिक्रीज होगा, बट नाउ आफ्टर द एआई बूम, आप सबको पता है कि सुपर कंप्यूटर्स और एआई इन सब में बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है, तो दे आर अगेन शिफ्टिंग बैक। और वहीं पे दूसरे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगे हैं, इसलिए दे आर शिफ्टिंग टू एलएनजी या लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात कर ले तो इट इज़ नेचुरल गैस, मतलब मोस्टली जो मीथेन है दैट हैज़ बीन कूल्ड टू -162 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -260 डिग्री फ़ारेनहाइट, टू टर्न इनटू अ लिक्विड फॉर्म फॉर इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो इजी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, -162 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। वॉल्यूम रिडक्शन 1/600th ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एज गैस,
कलरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव होती है, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन क्रायोजेनिक टैंक्स, ठीक है ना। इसमें एलएनजी में 85 to 90% तो आपका मीथेन ही रहता है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन स्मॉल अमाउंट्स में रहता है। CO2, H2S एंड वाटर भी थोड़ी बहुत अमाउंट में रहता है, ठीक है ना। इट इज़ ईजियर एंड चीपर टू ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, क्लीनर देन कोल एंड ऑयल, है ना, एंड इट इज़ रिलायबल एनर्जी सोर्स फॉर पावर जनरेशन एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा आपको याद रखना कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलएनजी का वो चाइना है। आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर के रूप में जापान है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नाम आया था, यहाँ पे देखो, चुआओ, चुआओ, डांसिंग डेविल्स ऑफ चुआओ। तो ये जो डांसिंग डेविल्स ऑफ चुआओ है बेसिकली, दे आर एक्चुअली फ्रॉम द वेनेजुएला। तो इसको आप याद रखिएगा, दे आर फ्रॉम द वेनेजुएला, चुआओ वेनेजुएला, आप याद रखिएगा इस तरीके से, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।